नमस्कार सभी को, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिम्नास्टिक वाले में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे पूरे सिलेबस के बारे में जो कि हरियाणा बोर्ड की 12th क्लास का फिजिकल एजुकेशन का सिलेबस है। ये कह लीजिए कि आप यानी कि पूरी की पूरी 10 यूनिट एक ही वीडियो में। ये खास तौर से उन बच्चों के लिए है जो लास्ट मिनट की तैयारी करते हैं या जिनको कम समय मिलता है, खास तौर से नॉन अटेंडिंग वाले स्टूडेंट्स अगर ये वीडियो देख लेंगे तो उनको ज़्यादा प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है। और साथ ही साथ जो बहुत अच्छी तैयारी करते हैं, उनकी भी ये लास्ट मिनट की रिवीजन आप कह सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हाँ, ये भी बताना चाहूँगी, ना केवल हरियाणा बोर्ड का सिलेबस है, बल्कि सीबीएसई में भी यही सिलेबस है, बस 1 या 2 टॉपिक इसमें नहीं है और उनके लिए मैंने अलग से वीडियो पहले ही बना रखी है। आज खास तौर से ये वीडियो है लास्ट मिनट रिवीजन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहली यूनिट है प्लानिंग इन स्पोर्ट्स, खेलों में नियोजन। जैसा कि आपको पता है कि वीडियो में दोनों ही भाषाओं में कंटेंट्स हैं, जो आपको इजी लगे आप उसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर आपको वीडियो नहीं सुननी तो भी बहुत ही लास्ट मिनट के लिए नोट्स हैं। पहला टॉपिक, खेलों में नियोजन का अर्थ एवं उद्देश्य। क्या मतलब है प्लानिंग का? देखिए, प्लानिंग एक ब्लूप्रिंट होता है, एक ऐसे कुछ शब्द पेपर पे लिखे हुए आप कह सकते हैं जो फॉलो करते हुए आप पूरी तरह से अपने किसी भी कार्यक्रम को सफल बना सकते हैं। खेलों में नियोजन से तात्पर्य खेल गतिविधियों की व्यवस्थित तैयारी और संगठन से है, ताकि वांछित लक्ष्यों को कुशलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके। अब इसके उद्देश्य क्या है? सुचारू रूप से आपका जो आयोजन है वो पूरा हो सके, संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग हो सके, यानी कि जो रिसोर्सेज जो कुछ भी आपके पास है वो पूरी तरह से इस्तेमाल किए जा सके, जोखिमों को कम करना और टकरावों से बचना। अगर हम पहले से ही प्लान कर लेंगे, पहले से ही नियोजन बना लेंगे, तो हमें कम परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और सारी चीजें समय पर होती चली जाएंगी। निष्पक्षता और पारदर्शिता को बढ़ावा देना, यानी कि ट्रांसपेरेंसी, किसी तरह की कोई चीज छुपेगी नहीं, सब कुछ साफ-साफ दिखेगा, यानी कि साफ-साफ समझा जा सकता है। संरचित प्रशिक्षण के माध्यम से प्रदर्शन में सुधार करना। इम्प्रूव परफॉर्मेंस थ्रू स्ट्रक्चर ट्रेनिंग। आगे बढ़ते हैं, वेरियस कमिटीज एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कौन कौन सी कमेटी हैं और उनकी क्या जिम्मेदारियां रहती हैं? दोस्तों, एक खास बात बता दूं, जैसा कि कमेटी का नाम है वैसा ही उसका काम है। बहुत ही आसानी से आप उसके काम के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ पर मेंशन है बोर्डिंग कमेटी, टीमों को और अधिकारियों के लिए आवास की व्यवस्था करना। और सेंटर में आप इंग्लिश साइड पे देखेंगे कि पूरा स्ट्रक्चर भी बना हुआ है, आप ऐसे भी बना सकते हैं। बहुत ही अच्छा आपका आंसर प्रेजेंट होगा। आगे परिवहन समिति यात्रा व्यवस्था का प्रबंध करती है। खाद्य समिति यानी कि खाद्य भोजन को उपलब्ध कराती है, भोजन की देखरेख करती है। तकनीकी समिति नियमों और विनियमों का पालन सुनिश्चित करती है, यानी कि किसी तरह से कोई परेशानी ना हो, कोई रूल रेगुलेशन में प्रॉब्लम ना हो। अनुशासन समिति, जो कि नाम से ही पता चलता है, यहाँ मैंने शुरू में भी बताया कि सारी कमिटीज का जैसा नाम है वैसा ही काम है। पूरे खेल के दौरान अनुशासन को बनाए रखना। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, पब्लिसिटी कमेटी। आगे बात करते हैं हम टूर्नामेंट के बारे में। टूर्नामेंट होता क्या है? टूर्नामेंट आप कह लीजिए इन शॉर्ट कि कंपटीशन या प्रतियोगिता जिसमें 2 या 2 से अधिक खिलाड़ी, 2 या 2 से अधिक टीमें भाग लेती है और एक विनर डिसाइड किया जाता है। अब टूर्नामेंट 4 तरह के होते हैं। सबसे पहले नॉकआउट टूर्नामेंट, यानी कि मैच हारने के बाद एक टीम को बाहर जाना पड़ता है
टीमों के बीच में मैच होता है और जो भी टीम हार जाती है उसको मैदान छोड़कर जाना पड़ता है और जीती हुई टीम आगे बढ़ती चली जाती है। यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर भी दिखाया है, ये देखिए दोस्तों। नॉकआउट का यही स्ट्रक्चर होता है, आपस में एक दूसरे के साथ मैच दिखाते हैं और फाइनल में विनर यहाँ पर आ जाता है। दूसरा है लीग, जिसको हम राउंड रोबिन टूर्नामेंट भी कहते हैं। हर टीम अन्य सभी टीमों के खिलाफ खेलती है। आगे है संयोजन टूर्नामेंट, यानी कि कॉम्बिनेशन। अब कॉम्बिनेशन किस चीज का? नॉकआउट और लीग का। इसमें 3-4 तरह के कॉम्बिनेशन बनते हैं। इससे पहले यहाँ पर मैं दिखाना चाहूंगी इंग्लिश साइड पे, ये एक सैंपल है, ये एक डायग्राम है। लीग टूर्नामेंट के 2-3 तरह के मेथड होते हैं। साइक्लिक मेथड का यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है आपके सामने। ऐसे ही स्टेप केस होते हैं जिसमें स्ट्रक्चर से यानी डायग्राम से दिखता है कि स्टेयर जैसा कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है। और टेबुलर मेथड, तो टेबुलर मेथड को देखकर लगता है कि जैसे टेबल की फॉर्म में टीमों को सेट किया गया है। और यहाँ मैं बताना चाहूंगी फिक्सचर, एक वर्ड आता है। फिक्सचर का मतलब है टीमों को एक शेड्यूल में फिक्स करना और जिसको देखते ही पता चले कि कौन सी टीम किसके साथ खेलेगी और कब कब खेलेगी। तो ये सिर्फ तरीके हैं अलग अलग, बाकी बेसिक चीज वही है। लीग का मतलब यानी हर एक टीम दूसरी अन्य टीम के साथ खेले, हारे या जीते इससे कोई मतलब नहीं है। पॉइंट के आधार पर विनर डिसाइड किया जाता है, सभी को एक दूसरे के साथ खेलने का मौका मिलता है। फिक्सचर या मेथड या डायग्राम इसलिए बनाया जाता है ताकि एक नजर में पता चल जाए कि कौन सी टीम का मैच किस दूसरी टीम के साथ है। ये देखिए, ये स्टेयरकेस का यहाँ पर डायग्राम, टेबुलर मेथड का यहाँ पर डायग्राम है। कॉम्बिनेशन की हम बात करते हैं तो 4 तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं। लीग कम लीग, नॉकआउट कम नॉकआउट, लीग कम नॉकआउट और नॉकआउट कम लीग। लेकिन मिश्रण वही है, लीग का और नॉकआउट का कॉम्बिनेशन 4 तरीके के अलग अलग बना रखे हैं। यानी कि हो सकता है पहले लीग मैच कराया जाए, लास्ट की कुछ टीमों का फिर से लीग मैच कराया जाए। ऐसे ही हो सकता है कि पहले बहुत ज्यादा टीमें हों तो उनको नॉकआउट बेसिस पर मैच कराया जाए और बाद में फिर से नॉकआउट बेसिस पर मैच कराया जाए। तो कॉम्बिनेशन 4 हो सकते हैं। इसके आगे है चैलेंज टूर्नामेंट, यानी कि जहां खिलाड़ी या टीम रैंकिंग में ऊपर जाने के लिए एक दूसरे को चुनौती देती है और जो खिलाड़ी जीत जाता है उसका रैंक कम हो जाता है, यानी कि वो डायग्राम अगर आप देखेंगे तो वो टॉप पर आ जाता है। इसका उपयोग आमतौर पर शतरंज, मुक्केबाजी या बैडमिंटन जैसे व्यक्तिगत खेलों में किया जाता है। कहने का मतलब है एकल खेलों में इसका ज्यादा रोल है। आगे मैंने इनके डायग्राम भी दिखा रखे हैं। ये देखिए यहाँ पर डायग्राम भी है। इसके भी 2-3 स्ट्रक्चर या 2-3 डायग्राम या 2-3 तरीके से इसको दिखाया जा सकता है। जैसे सबसे पहले यहाँ पर है ये लेडर टाइप, लेडर यानी सीढ़ीदार। इसमें डिफरेंस कुछ नहीं है, केवल स्ट्रक्चर डिफरेंट है, केवल डायग्राम ही अलग है। सबसे ऊपर टॉप ऑफ द लेडर के टॉप में यहाँ पर जो होगा प्लेस 1 का खिलाड़ी होगा, देन 2, 3 अकॉर्डिंगली नीचे रैंक इनकी बढ़ती चली जाएगी। दूसरा जो स्ट्रक्चर है, जो डायग्राम है, वो है पिरामिड फॉर्म में। ये देखिए यहाँ पर पिरामिड जैसा बना है और सबसे टॉप में यानी कि नंबर 1 रैंक वाला खिलाड़ी को रखा जाएगा, फिर 2, 3 और यहाँ पर 4, 5, 6 ऐसे ही नीचे जो है वो रैंक उनके बढ़ते चले जाएंगे। नेक्स्ट जो फॉर्म है वो है कॉब वेब। इसको स्पाइडर मेथड या स्पाइडर टूर्नामेंट भी कह सकते हैं, यानी कि मकड़ी के जाल जैसा दिखाई देता है और जिसका रैंक कम है वो सबसे टॉप में होता है। और यहाँ पर अपनी अपनी जो जाल से बने हुए हैं, अपनी अपनी रोज में ये एक दूसरे को चैलेंज कर सकते हैं और अगर ये जीत जाते हैं तो फिर इनके रैंक चेंज हो जाते हैं और ऐसे ही ऊपर की रो में चले जाते हैं धीरे धीरे, जिसका रैंक कम होता चला जाएगा और लास्ट में वो टॉप पे चला जाएगा। इनके फायदे क्या हैं? कंटिन्यूस कॉम्पिटिशन इम्प्रूव स्किल्स। देखिए लगातार अब चुनौती करते रहेंगे, कंपटीशन खेलते रहेंगे तो आपकी स्किल्स इम्प्रूव होती रहेगी। फेयर रैंकिंग, एनकरेज सेल्फ मोटिवेशन और बेनिफिट के साथ साथ नुकसान क्या हो सकते हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं? ये टाइम कंज्यूमिंग हो सकते हैं, यानी कि टाइम इनमें ज्यादा लग सकता है।
दूसरा, कमजोर खिलाड़ियों को कम अवसर मिल सकते हैं। तो ये था दोस्तों टूर्नामेंट के बारे में। आगे बात करते हैं फिक्सचर ड्रॉ करने की प्रक्रिया क्या है। प्रोसीजर टू ड्रॉ फिक्सचर, इसके लिए हमें 3-4 चीजों का ध्यान रखना होता है। फिक्सचर क्या है ये मैंने बता दिया। आगे की जो टर्म्स है वो है बाई, सीडिंग, स्पेशल सीडिंग। तो देखिए बाई वो टीम है जो कि फर्स्ट राउंड में नहीं खेलती या जिसको हम फर्स्ट राउंड में रेस्ट देते हैं। नॉकआउट की बात करें तो नॉकआउट में हम फर्स्ट राउंड में ही बाई दे देते हैं जितनी भी टीमों को मिलनी होती है। लेकिन अगर हम लीग टूर्नामेंट की बात करें तो साइक्लिक में हमें सेट करना होता है, देखना होता है कि कौन से राउंड में किस टीम को हम रेस्ट देंगे। लेकिन बाई का मतलब है रेस्ट। आगे है सीडिंग। सीडिंग का मतलब है मजबूत टीमों को इस तरह से रखना कि वे जल्दी न मिले, यानी कि जल्दी ना भिड़े और लास्ट के राउंड में ही उनको एंट्री दें। ऐसे ही होता है स्पेशल सीडिंग। लास्ट ईयर की वो विजेता टीम जिनको हम क्वार्टर फाइनल या सेमीफाइनल में रखते हैं ताकि शुरू में ही वो ना हारे, उनका किसी से मैच ना हो और जो प्रतियोगिता का रोमांच है वो खत्म ना हो। कहने का मतलब है इनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है, स्पेशल बेनिफिट दिया जाता है क्योंकि ये पिछले साल की विनर होती हैं, रनर्स होती हैं, ताकि मैच का प्रतियोगिता का रोमांच बना रहे। कम एंड के मैचेस में इनको मुकाबला करने का मौका दिया जाता है, यानी कि डायरेक्टली लास्ट के राउंड में ये खेलती है। ये इनका बेनिफिट होता है। आगे आता है इसमें इंट्रामोरल और एक्स्ट्रामोरल। देखिए इंट्रामोरल जो वर्ड है वो लेटिन भाषा के शब्द से लिया गया है जिसका मतलब इंट्रा मतलब है विद इन और म्यूरल मतलब होता है वॉल, यानी कि विद इन द वॉल ऑफ द इंस्टीट्यूशन। अपने किसी एक पर्टिकुलर स्कूल या संस्थान के अंदर जो भी गेम होते हैं वो इंटरमोरल के नाम से जाने जाते हैं। सबसे अच्छा उदाहरण है इसका इंटर हाउस कॉम्पिटिशन। एक्स्ट्रा मोरल का मतलब है बाहर, यानी चार दीवारी से बाहर होने वाले गेम। यानी हमारा स्कूल, हमारा इंस्टीट्यूट अगर किसी दूसरे स्कूल, दूसरे इंस्टीट्यूट, दूसरे कॉलेज, दूसरे यूनिवर्सिटी के साथ खेलता है तो वो होंगी एक्स्ट्रा मोरल प्रतियोगिताएं। एग्जाम्पल है इंटर स्कूल कंपटीशन। इनके फायदे क्या है देखिए। प्रदर्शन प्रदान करना, खेल भावना विकसित करना और प्रतियोगिता के अनुभव को बढ़ाना। आगे है हमारी यूनिट 2 चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स, यानी कि खेल में बच्चे और महिलाएं। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक है एक्सरसाइज गाइडलाइंस ऑफ डब्ल्यूएचओ फॉर डिफरेंट एज ग्रुप्स, यानी कि डब्ल्यूएचओ के व्यायाम दिशा निर्देश क्या क्या है, किस आयु ग्रुप के लिए क्या एक्सरसाइज करवानी चाहिए और क्या कुछ उनके लिए होना चाहिए। तो सबसे पहले है बच्चे और किशोर, यानी 15 से 17 वर्ष के बच्चों के लिए क्या क्या होना चाहिए। तो डब्ल्यूएचओ यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने कहा है कि कम से कम 60 मिनट मध्यम से तीव्र शारीरिक गतिविधि होनी ही चाहिए। गतिविधियों में सप्ताह में 3 दिन एरोबिक व्यायाम और मांसपेशियों को मजबूत करने वाली गतिविधियां शामिल होनी चाहिए। आगे जो ग्रुप है वो है अडल्ट, यानी 18 से 64 वर्ष के लिए इन्होंने क्या गाइडलाइंस दी है। इनके लिए इन्होंने कहा है कि प्रति सप्ताह कम से कम 150 से 300 मिनट मध्यम या तीव्रता या 75 से 150 मिनट तीव्र तीव्रता वाली एरोबिक गतिविधि करनी ही चाहिए ताकि वो पूरी तरह से फिट रह सके। सप्ताह में कम से कम 2 बार मांसपेशियों को मजबूत करने वाले व्यायाम भी करने चाहिए। आगे है वृद्ध वयस्क वर्ष और इससे ऊपर के लोगों को क्या कुछ करना चाहिए डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइंस के दिशा निर्देश के हिसाब से। वयस्कों के समान लेकिन गिरने से बचने के लिए संतुलन और शक्ति अभ्यास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आगे है सामान्य आसन संबंधी विकृतियां और इनके क्या क्या सुधारने के उपाय हो सकते हैं, क्या क्या ट्रीटमेंट, क्या क्या एक्सरसाइज और आसन हमें इनको ठीक करने के लिए देने चाहिए। यानी कि कॉमन पोस्टरल डिफॉर्मिटीज वो कौन कौन सी हैं, आइए बात कर लेते हैं। जनरली तो 6 होती हैं दोस्तों, 3 अपर बॉडी से रिलेटेड और 3 लोअर बॉडी से रिलेटेड, बट राउंड शोल्डर्स को भी एक डिफॉर्मिटी माना है। तो सबसे पहले यहाँ पर मेंशन की है नॉक नीज।
नोक नीज का मतलब है दोनों घुटनों का आपस में टकराना। लेकिन पैर अलग अलग दिखाई देते हैं, इसके लिए एक्सरसाइज कौन कौन सी हम कर सकते हैं या क्या कुछ हम कर सकते हैं ताकि इस डिफॉर्मिटी को, इस विकृति को सुधारा जा सके। साइकिलिंग कर सकते हैं, हॉर्स हॉर्स राइडिंग यानी घुड़सवारी, स्ट्रेट लेग एक्सरसाइज भी, सीधे पैर वाले व्यायाम भी हम कर सकते हैं। आगे है बो लेग्स, धनुष जैसे आकार के पैर इसमें दिखाई देते हैं, यानी कि घुटने हमारे थोड़े से दूर हो जाते हैं और काफ मसल्स यानी कि पिंडलियों के बीच में ज्यादा गैप दिखाई देता है। तो इसके लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं? पैरों को फैलाना, दौड़ना और उचित प्रकार के जूते पहनकर हम ये ठीक कर सकते हैं। बाकी मेरी जो वीडियो है डिटेल वाली पोस्टल डिफॉर्मिटी से रिलेटेड, उसमें मैंने बहुत ही डिटेल में इनके बारे में बता रखा है। क्योंकि इस वीडियो में हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ये जस्ट फॉर रिवीजन है, लास्ट मिनट प्रिपरेशन है। आगे है फ्लैट फुट यानी कि चपटे पैर। उसमें क्या होता है, नीचे वाला जो तलवों में हमारे आर्च रहता है वो खत्म हो जाता है, हमारे तलवे पूरी तरह से जमीन को छूने लगते हैं। इसके लिए एक्सरसाइज है पंजों पर चलना, आर्च बनाने वाले व्यायाम, पैरों को फैलाना। आगे है राउंड शोल्डर यानी गोल कंधे, जिसमें कि गर्दन आगे की ओर निकली हुई दिखाई देती है और कंधे साइड से झुके हुए नजर आते हैं। कंधे पीछे खींचने वाले व्यायाम और छाती का विस्तार करने वाले व्यायाम, मुद्रा सुधार वाले व्यायाम हम कर सकते हैं। आगे डिफॉर्मिटी है लोडोसिस। इसका मतलब है लोअर बैक यानी कि हम पेट वाला जो हिस्सा है वो आगे की ओर निकला हुआ नजर आता है। इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? पीठ के निचले हिस्से की मांसपेशियों को खींचने वाले व्यायाम हम कर सकते हैं। कोर स्ट्रेंथनिंग भी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका जस्ट अपोजिट वाली डिफॉर्मिटी है वो है काइफोसिस। काइफोसिस का मतलब है कमर में कुबड़ सा हो जाना। तो हम वो सारी एक्सरसाइज कर सकते हैं जो कि हमारी कमर को पीछे की ओर धकेलती हो। नेक्स्ट डिफॉर्मिटी है स्कोलियोसिस, मतलब साइड की तरफ हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वो मुड़ी हुई नजर आती है। तो योग, स्ट्रेचिंग और विशिष्ट स्कोलियोसिस वाले व्यायाम इसमें हम कर सकते हैं। अगला जो पॉइंट है इसी यूनिट में वो है स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन इंडिया एंड चैलेंजेस फेस्ड, यानी कि भारत में महिलाओं की खेलों में क्या भागीदारी है और उनके सामने क्या क्या चुनौतियां आती है। तो देखिए ओलंपिक, राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों में उनकी बहुत ही अच्छी भागीदारी है। और अगर पिछले कुछ ओलंपिक्स का रिकॉर्ड हम देखें तो महिलाओं ने ज्यादा मेडल हासिल किए हैं ओलंपिक्स में पुरुषों के बजाय, जिसमें पीवी सिंधु, मैरी कॉम और मिताली राज जैसे रोल मॉडल युवा एथलीट्स को प्रेरित कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने भी इस ओर ध्यान दिया है और गवर्नमेंट ने खेलो इंडिया एंड बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाले कुछ ऐसे प्रोग्राम चलाए हैं जिनसे इनको भागीदारी में ज्यादा मदद मिली है। चैलेंजेस क्या क्या है, यानी क्या क्या चुनौतियां हैं हमारी महिलाओं के सामने खेल भागीदारी में? तो वो है सामाजिक और सांस्कृतिक बाधाएं, बुनियादी ढांचे की कमी, सुरक्षा संबंधी चिंताएं, पेरेंट्स को ये भी डर लगता है कि अगर हम भेजेंगे तो क्या वो सुरक्षित हैं, फीमेल कोचिज की भी कमी, कम वित्तीय सहायता और करियर और परिवार के बीच संतुलन बनाए रखना, ये सबसे बड़ी चुनौती है महिलाओं की भागीदारी के सामने। समाधान क्या क्या हो सकते हैं? परिवार और समाज से अधिक जागरूकता और समर्थन अगर मिलता है तो वो बहुत अच्छा कर पाएंगी। महिलाओं के खेल को बढ़ावा देने के लिए सरकारी नीतियां, समान वित्त पोषण आयोजन और मीडिया प्रतिनिधित्व। बार बार अगर मीडिया इस चीज को हाईलाइट करेगा तो भी कहीं ना कहीं फायदा हमें मिल सकता है। आगे है योग एज प्रिवेंटिव मेजर फॉर लाइफस्टाइल डिजीज। कैसे योगा से हम जो लाइफस्टाइल डिजीज हैं उनको सुधार सकते हैं। लाइफस्टाइल डिजीज हमारी है डायबिटीज, अस्थमा, हाइपरटेंशन, बैक पेन, ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो हमें अपने जीवन शैली के माध्यम से लगती है। अगर हम अच्छी जीवन शैली को फॉलो नहीं करते तो कहीं ना कहीं हमें ये डिजीज, ये बीमारियां हो सकती हैं। इनको कैसे सुधारा जा सकता है? तो हर एक बीमारी के लिए, हर एक लाइफस्टाइल डिजीज के लिए यहाँ पर चार पांच आसनों के नाम दे रखे हैं कि वो कैसे करने हैं
और उनके फायदे क्या हैं और उनके कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है, कैसे उनको फॉलो करना है। एक शॉर्ट में यहाँ पर प्रक्रिया दे रखी है। उनके यहाँ पर ये देखिए बेनिफिट बता रखे हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशंस का मतलब है किस किस प्रॉब्लम में या किस किस सिचुएशन में हमें वो आसन नहीं करना चाहिए। तो देखिए समय ये है मधुमेह के लिए कौन कौन से आसन है। कटी चक्रासन, मंडूकासन, पश्चिमोत्तानासन और कपालभाति। आपको इनकी फिगर यानी कि ये कैसे करते हैं इनका डायग्राम जरूर पता होना चाहिए ताकि आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें। और मैं तो ये भी कहूंगी अगर आपको ये पता है तो छोटा सा साइड में स्टिक डायग्राम बना देंगे तो आपका आंसर बहुत ही अच्छा हो जाएगा। हाइपरटेंशन के लिए जो आसन है वो है शवासन, ताड़ासन, भुजंगासन और नाड़ी शोधन प्राणायाम। बैक पेन के लिए है शलभासन, भुजंगासन, धनुरासन, मंडूकासन। तो देखिए ये सब आप तभी लिख सकते हैं जब आपको इनके बारे में पता हो कि ये कैसे किए जाते हैं। कहने का मतलब है कि डायग्राम, फिगर या इनका पोस्चर आपको जरूर पता होना चाहिए। अदरवाइज आप खाली समझेंगे तो जल्दी ही भूल जाएंगे। आगे है यूनिट 4 फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN। CWSN का मतलब है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो है ऑर्गेनाइजेशन प्रोमोटिंग डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स। कौन कौन से ऐसे स्पोर्ट्स हैं जो खास तौर से डिसेबिलिटी या डिसेबल स्टूडेंट्स के लिए, डिसेबल प्लेयर्स के लिए है। तो यहाँ पर दो तीन नाम है, स्पेशल ओलंपिक्स, पैरा ओलंपिक्स एंड डेफ ओलंपिक्स। स्पेशल ओलंपिक्स में आपके आएगा, इसका मतलब है विशेष ओलंपिक, बोधि विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए खेल प्रशिक्षण और प्रतियोगिताएं प्रदान करता है। केवल प्रतिस्पर्धा नहीं बल्कि भागीदारी पर ध्यान केंद्रित करता है। एकीकृत खेल यानी विकलांगता वाले और बिना विकलांगता वाले एथलीट शामिल होते हैं। पैरालंपिक का मतलब है बियॉन्ड, अलोंग साइड यू कैन से। तो ये ओलंपिक के बाद होते हैं। पैरालंपिक शारीरिक विकलांगता वाले एथलीटों के लिए पुलिंग स्तर की अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता है। ओलंपिक के बाद उसी मेजबान शहर में आयोजित किए जाते हैं। इसमें व्हील चेयर रेसिंग, पैरा स्विमिंग और बहुत सारे दूसरे खेल भी शामिल हैं। डेफ ओलंपिक जो है श्रवण बाधित एथलीटों के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता है। ध्वनियों की बजाय दृश्य संकेतों उपयोग यहाँ पर होता है। उदाहरण के लिए दौड़ में प्रकाश आधारित प्रारंभ संकेत। यानी कि यहाँ पर देखिए आपको पता ही है डीफ ओलंपिक्स यानी कि जो सुन नहीं सकते तो उनको हम साउंड वाला कुछ भी स्टार्ट नहीं दे सकते हैं, वो देख के भी कर सकते हैं। और जहां अगर हम ब्लाइंड लोगों की बात करें तो उनके लिए साउंड का पूरा पूरा यूज होता है। अगर आप ब्लाइंड क्रिकेट देखें, ब्लाइंड फुटबॉल देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा। आगे इसमें कंसेप्ट ऑफ इंक्लूजन, इट्स नीड्स एंड इम्पोर्टेंस। इंक्लूजन यानी समावेशन का क्या मतलब है। इसका मतलब है शिक्षा, खेल और समाज में विकलांग व्यक्तियों के लिए समान भागीदारी और अवसर सुनिश्चित करना, यानी उनको भी वही अवसर मिले जो कि नॉर्मल यानी साधारण बच्चों को मिलते हैं। इनकी आवश्यकता और महत्व क्या है। समानता, सामाजिक एकीकरण, आत्मविश्वास बढ़ाना और शारीरिक और मानसिक विकास करना। इसमें आगे है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शारीरिक गतिविधियों के लाभ, यानी कि जो एक्टिविटी हम करते हैं उनसे इनको क्या फायदा मिलता है। तो उनसे मोटर कौशल में सुधार करने का अवसर इनको मिलता है। सामाजिक कौशल को बढ़ावा मिलता है, मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा मिलता है, आत्मसम्मान का निर्माण होता है और स्वतंत्रता विकसित होती है। यानी कि दैनिक गतिविधियों में आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहन भी मिलता है। कौन कौन सी ऐसी खास स्ट्रेटजी है, रणनीतियां हैं जिससे कि हम बनाए तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शारीरिक गतिविधियों का फायदा मिल सके। तो वो है अनुकूलित उपकरणों को इस तरह से हम तैयार करें ताकि उनका बेनिफिट हो सके। समावेशी कोचिंग यानी कि कोचिंग जो है वो इंक्लूसिव होनी चाहिए। विविध आवश्यकताओं का समर्थन करने के लिए प्रशिक्षित पेशेवर होने चाहिए। स्पेशल कोचेज, स्पेशल टीचर्स इनके लिए होने चाहिए। नियम जो है वो थोड़े से लचीले अगर मॉडिफाई हो जाए तो उनको बेनिफिट मिलेगा।
वातावरण उनके लिए सुरक्षित होना चाहिए, जैसे रैंप, सुरक्षित सतह होनी चाहिए। साथियों का समर्थन, विकलांग और गैर विकलांग बच्चों के बीच टीम वर्क को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। आगे यूनिट है स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे बैलेंस डाइट की। तो देखिए दोस्तों, इंग्लिश साइड में मैंने एक बैलेंस डाइट की प्लेट भी दिखा रखी है। और जिन बच्चों को बिल्कुल ही ध्यान नहीं रहता कि बैलेंस डाइट क्या होती है, और अगर ठीक से लाइन लिखनी नहीं आती, यानी कि लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, वर्ड्स अगर आपको नहीं याद आते, आप अच्छी लैंग्वेज में नहीं लिख पाते, तो आप कम से कम कलरफुल प्लेट का डायग्राम जरूर बना दीजिए। आपको कहीं ना कहीं कुछ नंबर मिलेंगे, पर मैं कहना चाहूंगी कि क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। संतुलित आहार क्या होता है? जिसमें रिक्वायर अमाउंट, क्वांटिटी, क्वालिटी सब कुछ होना चाहिए। सही अनुपात में सभी आवश्यक पोषक तत्व शामिल होने चाहिए। उसी को हम कहते हैं संतुलित भोजन। पोषण, विकास, ऊर्जा और मरम्मत के लिए भोजन का उपभोग और उपयोग करने की प्रक्रिया है। एक संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, फाइबर और पानी होता है। मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या है? मैक्रो मतलब जो भोजन हम डाइट में ज्यादा मात्रा में लेते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वे न्यूट्रिएंट्स हैं जिनको हम भोजन में कम मात्रा में खाते हैं, जैसे विटामिन एंड मिनरल्स। यहाँ पर अगर आपको याद नहीं रहता तो सबसे अच्छी हिंट मैं देती हूँ, नमक, जो कि हम प्लेट भर कर नहीं खाते बल्कि चुटकी भर ही काफी होता है। इम्पोर्टेंस ऑफ डाइट इन स्पोर्ट्स, यानी खेलों में आहार का क्या महत्व है? खेलों में आहार यानी भोजन का क्या रोल है, क्या होता है उससे? तो प्रशिक्षण और प्रतियोगिताओं के लिए ऊर्जा प्रदान होती है इससे। अगर हम सही डाइट लेंगे तो हमें बहुत अच्छी ऊर्जा मिलेगी अपना काम करने के लिए। मांसपेशियों की वृद्धि और रिकवरी में मदद मिलती है। चोटों और थकान को रोकता है, यानी अच्छी डाइट से हमें चोट लगने के जो चांस है वो कम हो जाएंगे और हम जल्दी से नहीं थकेंगे। अच्छी डाइट हाइड्रेशन और सहन शक्ति बनाए रखती है। समग्र एथलेटिक प्रदर्शन को भी बढ़ावा मिलता है। आगे है रिक्वायरमेंट ऑफ डाइट, यानी कि आहार की आवश्यकता खेलों से पहले, खेलों के दौरान और खेलों के बाद। तो इसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं। कुछ घंटे पहले हमें ऐसी डाइट लेनी चाहिए जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट ज्यादा हो और प्रोटीन ठीक ठीक हो, लेकिन फैट बहुत ही कम हो या ना के बराबर हो। खेलों के दौरान हमें लिक्विड ज्यादा लेना है, खास तौर से ग्लूकोन डी, पानी या कोई भी एनर्जी ड्रिंक हम ले सकते हैं। और खेलों के बाद की अगर हम बात करें, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स हम ले सकते हैं ताकि हमारी रिकवरी अच्छी हो सके। फूड इंटॉलरेंस का क्या मतलब है? वो खाद्य पदार्थ जिसको हमारी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती है, स्वीकार नहीं करती है, हम उसे बोलते हैं खाद्य असहिष्णुता। तो जैसे देखिए, किसी को गेहूं से एलर्जी होती है, किसी को चावल से, तो हम उनको बोलते हैं फूड इंटॉलरेंस, खाद्य असहिष्णुता। आगे है खाद्य मिथक यानी कि फूड मिथ्स। फूड के बारे में, भोजन के बारे में, खाने के बारे में क्या क्या ऐसी गलत धारणाएं हैं, जैसे ईटिंग फैट्स मेक यू फैट, मोर प्रोटीन मोर मसल्स, स्किपिंग मील्स हेल्प्स इन वेट लॉस। तो ये कुछ ऐसी गलत धारणाएं हैं जो कि लोगों ने बना रखी हैं। साथ ही साथ हम कहते हैं कि ज्यादा आलू नहीं खाना चाहिए, मोटापा बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, आलू में तो फैट होता ही नहीं है, बल्कि आलू में कार्बोहाइड्रेट है। हाँ, ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा खाने से जो है वो धीरे धीरे फैट के रूप में हमारे शरीर में जमने लगता है, पर हम ये नहीं कह सकते कि आलू में फैट होता है तो हमें तुरंत आलू खाने से हम मोटे हो जाएंगे। तो कुछ ऐसी अवधारणाएं होती हैं या खाद्य पदार्थ के बारे में अ, गलत कंसेप्ट है लोगों के, जिसको हम फूड मिथ या मिथक या खाद्य मिथक कहते हैं। तो दोस्तों, ये थी 5 यूनिट। अगली 5 यूनिट के बारे में हम, अगली यूनिट है यूनिट 6, जो कि है टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स।